नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। आईसीएमआर के ट्रायल पूरा होने के बाद कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने भी प्रदेश सरकार को वैक्सीन के टीकाकरण के लिए प्लान तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। ये बात हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम में कही। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि एंटीबॉडी डेवलप होने के नतीजे काफी उत्साहित करने वाले हैं। अगस्त के बाद अक्टूबर माह में कराए गए सीरो सर्वे के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। नतीजों के तहत अर्बन क्षेत्र में 19.8% एंटीबॉडी डेवलप हुई, तो रूरल क्षेत्र में 11.4% एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है, ये अभी किसी स्टेज तक नहीं पहुंची है, लेकिन डॉक्टर्स काफी सराहनीय काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन से इलाज करके प्रदेश में रिकवरी रेट 91.46% तक पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें 25,000 लोगों में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, इसलिए केंद्र ने प्रदेश सरकार को टीकाकरण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इसके लिए कोल्ड चेन को मजबूत किया जाए। वहीं वैक्सीन का टीकाकरण किस प्रकार करना है, इसका भी प्लान तैयार किया जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से दी गई है कि सरकार जो है वो अपनी लड़ाई को बदस्तूर जारी रखे हुए है और ये सर्वे जो है वो लगातार किया जा रहा है कि कितना यहाँ पर नतीजे जो हैं किस तरीके के सामने आ रहे हैं, एंटीबॉडी कितनी डेवलप हुई है और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका किस तरीके का प्रभाव है। तो आज चर्चा होगी इसी पर कि हरियाणा की जंग कितनी तेज हुई है कोरोना के खिलाफ, सरकार ने कितने कदम उठाए हैं और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं, और अभी तक जितनी यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयोग चल रहे हैं वो किस चरण में पहुंचे हैं, वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद करेंगे विशेषज्ञों से बात। तो कोरोना के खिलाफ हरियाणा की लड़ाई कितनी मजबूत, वैक्सीन के लिए तीसरे स्टेज का ट्रायल शुरू करने के क्या है मायने, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कैसी मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं, सर्द मौसम त्योहारी सीजन बढ़ाएगा परेशानी, कैसे रखनी होगी सावधानी, अनलॉक में कोरोना पर सरकार और प्रशासन कितने हैं गंभीर। ये वो तमाम सवाल जो आज उठेंगे और हम इस कार्यक्रम के जरिए इन सवालों के लेंगे जवाब। और आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे, आपको नंबर दिखा देते हैं। रोज की तरह से आप उन नंबर पर कॉल करके सीधा हमसे संपर्क साध सकते हैं। अपनी बात, अपना सुझाव, अपनी राय या कोई शिकायत भी हो तो वो भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं इन नंबर पर कॉल करके। तो सरकार किस तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रही है, अभी तक क्या कुछ किया जा चुका है, सीरो सर्वे के जो दूसरे चरण की रिपोर्ट पेश की गई वो क्या कहती है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री ने, पहले वो सुन लेते हैं, करते हैं फिर चर्चा की शुरुआत। खुद ही इसमें जहाँ जो शहीद हो गए उनके परिवार वालों को भी हमने रिकॉग्नाइज किया था कि ये इनके परिवार वाले हैं। जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है दे हैव डन वेल, लेकिन अब हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मृत्यु दर को वो और नीचे लाने का प्रयास करें कि मृत्यु दर और नीचे आनी चाहिए, और इसका जो सारा स्टडी है वो भी इसमें की जाए कि ये जो वायरस है, क्योंकि ये बहुत ही धोखेबाज और बेईमान वायरस है, इसकी कोई हमारे पास स्टडी नहीं है, हमारे पास इसका कोई पुराना इतिहास नहीं है। हमको ये मालूम नहीं है कि ये गर्मी में बढ़ता है या घटता है, सर्दी में बढ़ता है या घटता है, साल के किन महीनों में ये ज़्यादा होता है या किन में कम होता है। जैसे बाकी बुखार हैं उनकी हमारे पास स्टडी है, जो बाकी जितने भी वायरस हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान भी हमें डॉक्टर कम्युनिटी ही देगी, डॉक्टर्स को ही सबको मैंने कहा है कि आप इसका पूरा स्टडी करें। और जैसा कि मैंने शुरू में भी एक बार बताया था कि हमने
अपने जो मेडिकल जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें हमने एक टीम गठित की है कि इसका सारा इतिहास वो स्टडी करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे कि किन किन परिस्थितियों से होकर हम गुजरे, क्या क्या हमने प्रयोग किए, कौन कौन से प्रयोग कामयाब रहे, कौन कौन से प्रयोग ठीक नहीं रहे, ताकि आइंदा कभी भी अगर मानव जाति पर इस प्रकार का प्रहार होता है किसी बीमारी के माध्यम से, तो ये स्टडी उस वक़्त आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उस वक़्त एक बहुत आई ओपनर होगा, देखने के लिए होगा, हमें इससे बहुत लाभ होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा की जो सरकार है वो इस बात की तरफ लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है कि कैसे यहाँ पर इस जंग को और तेज़ी के साथ और मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ाया जाए। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो निभा रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं और उनके द्वारा की जा रही वो स्टडी है जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कारगर साबित होगी। और टीम गठित कर दी गई है इस वायरस पर स्टडी करने के लिए, इसका इतिहास क्या रहा है, क्या कुछ इस वायरस को खत्म करने के लिए प्रयास किए गए, कौन से सफल हुए और किस में कितनी सफलता जो है वो हाथ लगी। चलिए हमारे साथ विशेषज्ञ इस पर जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आखिर ये जो लड़ाई है वो किस दिशा में हमारी आगे बढ़ रही है, कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। देश भी लड़ाई लड़ रहा है, दुनिया भर में तो लड़ाई लड़ी ही जा रही है, लेकिन प्रदेश इस स्थिति में कहां पर देखे जा सकते हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, पीजीआई रोहतक में आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया, आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर रमेश वर्मा जो कि पीजीआई रोहतक में डॉक्टर हैं, कार्यरत हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर रमेश, क्या लगता है यहाँ पर जो राज्य सरकारें जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, कोरोना पर जो रिसर्च हो रही हैं, प्रयोग हो रहे हैं और जो अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, क्या लगता है कौन सा प्रदेश जो है सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहा है? हालांकि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हरियाणा में बहुत बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हरियाणा के अंदर नो डाउट कि हमारी जो रिकवरी रेट है काफी अच्छा है। हमारी रिकवरी रेट जो है मोर देन 90% है जी। और औरों के स्टेट के हिसाब से हमारा हरियाणा जो है काफी बेटर कर रहा है। यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी जितनी भी हरियाणा प्रोवाइड कर रहा है, हमारे हरियाणा के जितने भी लोग हैं उनको काफी फायदा हो रहा है और जिससे कि रिकवरी रेट हमारा हरियाणा का मोर देन 90% है। और डेथ रेट भी हमारा अगर कंपेयर करें दूसरी स्टेट से तो काफी कम है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी हमारा रिकवरी रेट और बढ़े और डेथ जो है इस स्टेट की और भी कम हो। मरीजों की संख्या जो है वो आप कैसा देख रहे हैं, कितनी बढ़ी, कितनी घटी है और ठीक होने की जो अवधि है उसमें कितना फर्क आया है, कितना वक्त लग रहा है एक मरीज को ठीक होने में? देखो, ये जो वायरस है, वायरस का यूजुअली जो रिकवरी रेट है, रिकवरी पीरियड है वो 10 to 14 डेज है। और जैसा कि पहले अब एपिडेमिक के कर्व पीछे आ चुका है, हमें उम्मीद है क्योंकि अब जो सीजन है, जो विंटर का सीजन है, इसमें जो वायरस का जो सर्वाइवल पीरियड है वो बढ़ जाता है। तो हमें उम्मीद है क्योंकि जो अपने फेस्टिवल के सीजन भी अपने इंडिया में शुरू हो गए और क्राउडिंग भी मार्केट में हम देख रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, कई लोग फेस मास्क भी नहीं लगा रहे। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में लोगों को ये दो चीजें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। और तीसरा हैंड वॉश, अगर हमने इन तीन चीजों पे अगर ध्यान नहीं रखा, नो डाउट आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक कब दोबारा भी आए। चलिए इस पर बात करेंगे डॉक्टर रमेश। एक दर्शक जुड़े हैं पंचकुला से, प्रमोद कुमार, स्वागत है आपका। प्रमोद, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। नमस्ते। सभी डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार जी, दोनों को जी। मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि ये जो कामयाबी है कोरोना को काबू किया है सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने भी, तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे बधाई के पात्र हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो फेल हुई है। ये गवर्नमेंट इसलिए फेल हुई है कि लॉकडाउन के दौरान जैसे मान लो ये बिजली कर्मचारी हैं, लोगों के मीटर उतारने के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि इनकम का स्रोत रहा नहीं, बिजली के बिल भरे नहीं गए। उसकी वजह से स्थिति इतनी खराब है कि बिजली वाले गांव दर गांव लग गए घूमने के लिए, हमने मीटर उतारने हैं भाई या तो बिजली का बिल भरो। मार्च में लॉकडाउन लग गया था, अब तक लोगों को बजट लौट नहीं आया 3-4 महीने का। इसने कमर तोड़ के रख दी लोगों को। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि
किसी को बिजली का बिल चलो ज्यादा है, थोड़ा टाइम दे दो उसको। और दूसरी बात, जैसे मान लो स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे, लेकिन स्कूल वाले तो फीस मांगते हैं, तो या तो स्कूल में कुछ निर्देश दे देने चाहिए इनको, गवर्नमेंट को, कि आप बच्चे की फीस ना लो या कुछ कंसेशन दो। वो तो कहते हैं भाई हम तो फीस पूरी लेंगे। तो मैडम आम आदमी तो मर ही गया है इसमें। डॉक्टर ने तो अपने से बीमारी से का तो निजात निकाल दिया कि बीमारी से तो मरने नहीं देंगे, लेकिन ये जो भूखमरी और ये जो आपदा आई है उसके कारण तो आदमी मर जाएगा। तो गवर्नमेंट के, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के साथ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि या तो जनाब इन जनता को टाइम दे दें, क्योंकि बिजली का मीटर उतरना गांव में एक आत्महत्या करने के बराबर प्रमोद है। जी, जिस क्या आपके परिवार गांव में में इस तरह से बिजली विभाग ने मीटर उतारे हैं, और कितने महीने का बिल बकाया था जिसकी वजह से मीटर उतारे गए? मैडम बिजली का बिल तो बकाया था, कितना लेकिन था? अब बंदा सोचता है कि चल यार मेरा 12-13 हजार रुपया हो रहा है, चल मैं आधा आधा करके भरता हूँ। जी, वो आधा आधा भी लेने के लिए तैयार नहीं होते जी। मतलब किस्तों की भी सुविधा नहीं दी जा रही है बिजली विभाग की तरफ से। हाँ जी, और जो स्कूल में बच्चों टीचर्स का फोन आता है कि आप अपने बच्चे की फीस जमा कराओ, यानी हम पेपर में नहीं बैठने देंगे, दिसंबर जो टेस्ट होंगे उसमें बैठने नहीं देंगे। तो मैडम माँ बाप या तो बच्चे का 1 साल खराब हो जाता है, चलिए, या बिल्कुल फिर आपने जो यहाँ पर अपनी समस्या बताई है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं हो सकती है, कई और लोग भी इससे हो सकता है कि दो चार हों। हम ज़रूर इस प्रश्न के साथ आएंगे एक दूसरे कार्यक्रम में और इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से ज़रूर इस पर जवाब लेंगे और उम्मीद करेंगे कि ज़रूर इस समस्या का हल वो निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीरो सर्वे जो है वो सरकार की तरफ से करवाया गया, नतीजे भी काफ़ी बताए गए हैं कि उत्साहवर्धक रहे हैं, तो ये कितना हेल्पफुल रहने वाला है कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है, ये किस तरीके से आगे मदद करेगा? देखिए, सेरो सर्वे आपका एंटीबॉडीज हैं बॉडी में, तो एंटीबॉडीज आपकी एक पॉपुलेशन में रफली बोल रहे हैं कि 25% लोगों को ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार हैं जी। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन है। और हम एक तरह का हर्ड इम्यूनिटी की तरफ सोच रहे हैं कि अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो कोरोना का उपाय हो जाए, लेकिन ये अभी संभव नहीं है। हाँ ठीक है, एक सेगमेंट में जहाँ जगह पे काफी ज्यादा लॉकडाउन है तो वहां पे या ज्यादा जहाँ केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां आपका हो सकता है कि थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, बट ओवरऑल कंट्री में आप अभी ये नहीं कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। लेकिन आपको ये अच्छी चीज है कि जिनको एंटीबॉडी डेवलप हो रही है उनको एक प्रोटेक्शन है और एक तरह से वो वैक्सीन का काम कर रहा है। लेकिन आज आपको दो बातों में इंपॉर्टेंट चीज समझना है, इन्फेक्शन क्यों होता है और क्यों तकलीफें आती हैं। देखिए, या तो मरीज है उसकी इम्यूनिटी कम है, और या जो इन्फेक्शन हो रहा है वायरस है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो आपका पहला काम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन है यानी डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, इनको अपना विशेष ध्यान रखना है, खान पान अच्छा रखना है। अभी आपने एक कॉल ली थी, वो आदमी टेंशन में है, परेशान है, अब उसको कुछ भी खिलाओगे इम्यूनिटी क्या डेवलप होगी। जब आदमी फाइनेंशियली क्रिपल्ड है, परेशान है, उसके रोजमर्रे के काम में रुकावट आ रही है, ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम के बिना नहीं हो सकता है, और आपको खान पान साधारण नहीं रखना है। कुछ चीजें जैसे हल्दी है, दालचीनी है, काढ़ा लेने का है, ये आप कुछ ऐड कर सकते हैं। और आप स्टीम लीजिए, पानी, गर्म पानी 3-4 बार पीजिए दिन में। और आप कई लोगों को जिनको अभी सर्दी में नजला जुकाम हो जाता है तो जल नीति वगैरह करिए जिससे आपका वायरस ड्रेन आउट हो जाए। तो ये नॉर्मल आपके प्रिकॉशंस हो गए। अब वायरस जब है, वो वायरस अगर कितनी इंटेंसिटी में करता है, खूब सारा वायरस आ गया तो उसका एक ही उपाय है कि आप मास्क पहनिए। दूसरा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। अब 6 फीट की यानी 2 मीटर की डिस्टेंस आपको रखनी है, और हाथ वॉश करना है, क्योंकि आप गंदा हाथ अगर मुंह पे लगाएंगे तो वायरस का लोड आ जाएगा।
तो आपको हाथ वॉश करना है। यानी जो 3 पुरानी चीजें हैं वही इंपॉर्टेंट है। सर्दी का टाइम आ गया, वायरस का टाइम बढ़ गया, मौसम आ गया त्योहारों का, ज्यादा लोग नजदीक आएंगे। इसके अलावा कई चीजें खुल रही हैं, स्कूल कॉलेजेस का, पिक्चर हॉल का, कई जगह थोड़ी रिलैक्सेशन हो रहा है, वहां एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है इन्हीं बेसिक चीजों को आपने ध्यान रखना है। मास्क पहने रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हैंड वॉश करना है, तो आपको लोड ऑफ इन्फेक्शन कम कर लेंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए समस्याओं का समाधान जरूरी है जी। आज सरकारों का ये प्रॉब्लम है। आज यहाँ दिल्ली हो, हरियाणा में हो, मेरे दोनों जगह ऑफिसेज हैं, प्लेसेस हैं, क्लिनिक्स हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बिल अनाप शनाप आ रहे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। तो ये सिस्टम ऐसा है कि एक दिन में कोई उपाय नहीं हो सकता। डॉक्टर, लेकिन वही आप जैसा भी अपना आपने मन कहा को शांत कि रख सकते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया में जो है सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बेहद कम हो गई है। दिखाई कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि ना के बराबर होती है। मास्क भले ही लोग पहन रहे हैं, लेकिन किस गुणवत्ता का वो है इसके बारे में कोई गाइडलाइन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगता है कितनी चुनौतियाँ इसके वजह से और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं रख रहे हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ लोगों को मास्क देखा, नजदीक आ रहे हैं, नाक खुला हुआ है जी। तो नाक खुला हुआ तो फायदा क्या हुआ आपका? खाली मुंह बंद करने से नहीं होगा। और कई लोगों ने तो मुंह भी हटा लिया, नाक भी हटा लिया और नीचे दाढ़ी की जगह रख लिया जी। खोल के। तो ये मास्क का तरीका ठीक नहीं है, ये तो अपने आप को झुठलाना है। नाक और मुंह बंद भी होना चाहिए और उसमें हवा आर पार भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और आप जब भी कोई चीज छूते हैं, कोई चीज लगाते हैं, तो हाथ वॉश भी करना है। और जब भी आप ये हाथ चेहरे पे लगाएंगे तो उसके पहले वॉश जरूर करना है, ये ध्यान रखना। सोशल डिस्टेंसिंग आइडियली आपको 2 मीटर यानी 6 फीट की डिस्टेंस रखिए, बट कम से कम 3 फीट रखना अनिवार्य है। ये समझ लीजिए कि आप 3 फीट से नजदीक आ रहे हैं तो आप समस्याओं को आप खुद न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश वर्मा, ये हम जानना चाहेंगे, ये जो तीसरे चरण के ट्रायल की बात हो रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए और कोल्ड चेन को मजबूत करने की जो बात सामने आई है, इसका क्या मायना निकाले जाए? देखो, अगर हम लोगों ने कोरोना को इन्फेक्शन से बचना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है वैक्सीन। तो भारत बायोटेक की तरफ से और विद ICMR और NIV पुणे, ये लोग मिलके एक कोवैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। पूरे इंडिया में ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल का मैं एक को इन्वेस्टिगेटर हूँ। टोटल इंडिया के अंदर टोटल 12 साइट बहुत बधाई आपको जी। करवा रही है। और रोहतक PGI जो है उसमें से एक साइट है। मैं वहाँ पे को इन्वेस्टिगेटर का काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट कर लिए हैं। फेज 1 के अंदर हम लोगों ने टोटल जो हेल्थी वॉलेंटियर जिनको कोई बीमारी ना हो, कोई हार्ट की बीमारी ना हो, कोई शुगर की बीमारी ना हो, वो हम लोगों ने 375 ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने सब्जेक्ट लिए थे। उसमें 375 में से 80 सब्जेक्ट जो है सिर्फ रोहतक PGI लोगों ने, रोहतक PGI की जो साइट है उसने कवर किए थे। हम लोगों ने 2 इंजेक्शन लगाए थे 0 और 14 डेज पे। उसकी सैंपलिंग चल रही है, उसकी सैंपलिंग 6 महीने तक चलेगी। और सेकंड फेज हम लोग ने वो भी कंप्लीट कर लिया है। उस फेज के अंदर हम लोगों ने 380 पूरे इंडिया में कवर करने थे। और हमारी जो PGI की साइट थी, हम लोगों ने उसमें से 50 सब्जेक्ट को लगाया है। और सब्जेक्ट इस बार हमने लोगों इसमें जो सेकंड जो फेज था उसके अंदर हम लोगों ने जो एज थी वो 12 to 65 ईयर थी। और जो डोज थी वो 2 ही डोज थी, लेकिन जो इंटरवल था वो 1 मंथ का था, 0 और 28 डेज। वही हमने सैंपलिंग करनी अप टू 6 मंथ। और ये सेकंड फेज में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उनकी सैंपलिंग चल रही है। अब रही थर्ड फेज की बात। थर्ड फेज जल्द ही नवंबर में हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ऑल ओवर इंडिया नियरली 26,000 सब्जेक्ट को हम लोग वैक्सीन करने जा रहे हैं। और जैसे इस वैक्सीन के जो रिजल्ट आएंगे तो होपफुली ये फेज कितना लंबा रहेगा, नतीजों के इंतजार, कितने वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, करीम खान हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। जी करीम जी। डॉक्टर साहब ने जो गाइडलाइन बताई है उसका पालन तो पब्लिक कर रही है।
लेकिन आजकल जो बीमार होता भी है, बुखार आता है, सर्दी होती है, तो हॉस्पिटल जाने से डरता है। हॉस्पिटल गया भी तो डॉक्टर उसको देखने से परहेज करता है, ये समझ में नहीं आता। वही दूसरी बात कि नेताओं पे कार्रवाई कौन करेगा। ये 2-3 जगह अभी जो चुनाव हुए हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा रही हमारे ऊपर कि कम से कम जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ से ज्यादा तादाद में मरीज नहीं मिले। लेकिन ये नेताओं को समझना चाहिए, जो नीति का निर्धारण करते हैं, सारी बातें करते हैं, उन लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इन पे कार्रवाई कौन करेगा? क्या ये चुनाव आगे नहीं टाले जा सकते थे? चुनाव भी आगे टाले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहा ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इससे कैसे निपटा जाए। चलिए, ये जो भी काम करते हैं, नीति बनाते हैं, हमारे लिए नीति बनाते हैं, किसानों के लिए नीति बनाते हैं, इनका तो फायदा नहीं होता, लेकिन समृद्ध ये हो जाते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिससे अभी आपने सुना कि लोग तो जागरूक हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अनदेखी जो है उस स्तर से कर दी जाती है जहाँ से एक रोल मॉडल सामने आना चाहिए कि किस तरीके से आप नियमों का कड़ाई से पालन करें। जी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत जरूरी है कि नियम कड़ाई से पालन करें। ये विश्व भर की समस्या है कि लोग पूरा पालन नहीं करते हैं। अमेरिका जैसा प्रोग्रेसिव कंट्री, वहां पे भी लोग बिना मास्क के ऐसे ही रैली में निकल रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा कि 70,000 में से 30,000 लोग वहां ट्रंप की रैली में संक्रमित पाए गए। इसी तरह यूरोप के अंदर लोग गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं कि आप इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यूरोप में सेकंड वेव आ रही है और ये सेकंड वेव में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस शुरू हो गए हैं और इसमें भी लोग तैयार नहीं है। हमें हमारे यहाँ देश में नरेंद्र मोदी जी ने आम भाषा में लोगों को समझाया है और लोगों को ये समझना होगा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पालन करने में ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जरूरत है, बिल्कुल। इस पर हम आगे बात करेंगे। एक दर्शक चंडीगढ़ से जुड़े हैं, रमन कुमार, स्वागत है आपका। रमन जी, रखिए अपनी बात। जी, हेलो जी रमन जी। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैडम, कल समय इनकी आवाज बंद करिए, मेरे को उनकी आवाज नहीं समझ में रही। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ मैडम जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जब भी कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाता है जी जी पूछिए। हाँ मैडम जी, कल तो उसके इतने महंगे टेस्ट कर दिए, इतने कॉस्टली टेस्ट कर दिए कि वो टेस्टों का पैसे नहीं दे सकता। ये सरकारी अस्पताल में टेस्ट महंगे हैं, बाहर से लिखे गए टेस्ट की आप बात करें या प्राइवेट टेस्टों की कीमत कैसे देगा? जितने आप क्या बताऊँ आपको, अगर एक छोटा सा भी टेस्ट करा है 3,000 से 5,000 से कम टेस्ट नहीं है। ये आप बताएं कि किस अस्पताल की बात कर रहे हैं, निजी अस्पताल की सरकारी अस्पताल? रमन जी, रमन जी प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनमें जो जाते हैं, जो मरीज जाते हैं, उनके इतने टेस्ट हैं, हैवी टेस्ट हैं कि वो उनकी कीमत दे नहीं सकते। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर रमेश वर्मा, यहाँ पर जो दर्शक जुड़े थे उनकी बात आपने सुनी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। यहाँ पर हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो इलाज के लिए ही जो उसकी जमा पूंजी होती है वो पूरी की पूरी निकल जाती है। टेस्ट काफ़ी महंगे होते हैं। क्या लगता है यहाँ पर किस तरीके से सरकार इसमें राहत जो है वो दे सकती है? देखो, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारे यहाँ कोरोना की जो टेस्ट है सरकारी अस्पताल में वो फ्री है। और अगर मैं पीजीआई की बात करूँ तो हमारे यहाँ फ्री ड्रग्स मिल रही है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं और फ्री टेस्ट हो रहे हैं
जितना भी ट्रीटमेंट कोरोना का जो इन्फेक्शन जो पेशेंट एडमिटेड है वो हमारे यहाँ पर ही सब कुछ हो रहा है। तो हमारे हिसाब से पीजीआई में तो लोगों का खर्चा नहीं हो रहा, बाकी मैं प्राइवेट में लोगों की बात नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटी हमारे यहाँ फुल है और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया, जैसा भी आपने दूसरे देशों की बात करते हुए कहा कि सेकंड वेव वहाँ पर जो है वो आ गई है, तो भारत की अगर बात करें तो क्या लगता है यहाँ पर अभी क्या हम फर्स्ट फेज में हैं या फिर हम भी दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं? दूसरी तीसरी यहाँ पर तो लहर आने की बात भी हो रही है, तो अगर इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो क्या हालात होंगे? हमारे यहाँ लहर आई थी, सितंबर में पीक पहुंचा था, उससे अभी पीक डिक्लाइन पे है, लेकिन अभी ये एक ऐसा समय आ गया है, अभी हम डिक्लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन कब ये हमारा स्पार्क हो जाएगा, सेकंड वेव आ जाएगी, हमें नहीं मालूम। जो हमारी 3 परिस्थितियां हैं, प्रदूषण, ठंडा मौसम और त्योहार, और कई जगह खुल रही है, लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन होना, ये भी एक इसमें हम कहें शामिल है। उल्लंघन होना जी, तो ये चीजें कब इस बात को बढ़ा देंगी और कब वो कर्व आ जाएगी हम नहीं जानते हैं जी। इसलिए जितने समझदार लोग हैं उनको पहला काम ये ध्यान रखना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप नियमों में ढिलाई ना दें, मास्क लगाना जरूरी है, परिवार हाथों की स्वच्छता जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कोरोना के मामले भले ही देश भर में देखे जा रहे हों कि उनमें संक्रमण के मामलों में कमी आती जा रही है, लेकिन इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात की ओर देने के लिए है कि अभी जो है ये मामले, जो हालात अभी आगे आने वाले हैं, चाहे मौसम की वजह से ले लें, त्योहारी सीज़न की वजह से ले लें, या फिर लापरवाह होते हुए लोगों की लापरवाही को देखते हुए ले लें, यहाँ ये मामले बढ़ भी सकते हैं। लिहाजा सावधानी ज़रूरी है, सतर्कता ज़रूरी है और स्वच्छता ज़रूरी है। इसी अपील के साथ कि आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना नहीं गया है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ज़रूर जारी है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक दवाई नहीं, जैसा कि पीएम कहते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अपनी तरफ से मजबूती के साथ इस लड़ाई को आप जारी रखें। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।